बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। वो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ़ I इज इक्वल टू 300 मिली एम्पेयर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में से गुजर जाएंगे अगर उसमें से गुजरने 1 मिनट के अंदर, और अगर उसमें से गुजरने वाला करंट 300 मिली एम्पेयर हो। तो हमने लिखा करंट बराबर है I से रिप्रेजेंट करते हैं 300 मिली एम्पेयर। मिली की जगह पर 10⁻³ लिखा, एम्पेयर्स में आ गया। टाइम हमारे पास 1 मिनट था, उसके 60 सेकंड बन गए। हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। स्मॉल एन से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। हमने पढ़ा था I बराबर होता है Q/T के, करंट के फॉर्मूले से। T को उधर ले जाएं तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q आ जाएगा I के। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1e, 2 पे होता है 2e, 3 इलेक्ट्रॉन्स पे 3e, 4 इलेक्ट्रॉन्स पे 4e और n इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज ne। तो हमने कहा Q जो कि टोटल चार्ज है वो बराबर होगा ne के। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड Q के बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। कंपेयर कर लिया हमने, तो हमने राइट हैंड साइड को बराबर लिखा। हमने लिखा Ne इज इक्वल टू IT, ये लिखा है Ne इक्वल्स टू IT। E मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड कर दिया। अब I की वैल्यू 300 मिली एम्पेयर दी हुई है, टाइम 60 सेकेंड है। E की वैल्यू हमें पता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 होती। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। I की जगह पर 300, मिली की जगह पर 10⁻³ और टाइम की जगह पर 60 और E की जगह पर 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। इन सब को सॉल्व किया तो हमारे पास 1.12 क्रॉस 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसका मतलब यह है कि 1 मिनट में एक बल्ब में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1.12 क्रॉस 10⁻20 है, यानी बहुत ज़्यादा है। दूसरा न्यूमेरिकल है A charge of 90 coulomb passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? एक तार में से 90 कूलम का चार्ज गुजरता है 1 घंटा और 15 मिनट लगाकर, यानी 1 घंटा 15 मिनट के अंदर 90 कूलम का चार्ज पास करता है। आप ये बताएं करंट कितना होगा। चार्ज का फॉर्मूला चार्ज की वैल्यू 90 कूलम। टाइम हमने लिखा 1 आवर एंड 15 मिनट्स। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ये वाले 15 वैसे ही लिखे, 60 और ये 15, 75 मिनट्स टोटल आ गए। 1 मिनट के अंदर सेकंड्स होते हैं 60, तो 75 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 4500 आ गया सेकंड्स। अब करंट का फॉर्मूला हमने लिखा I इज इक्वल टू Q/T। चार्ज 90 कूलम दिया हुआ है, हमने लिख दिया। टाइम हमने 4500 सेकंड फाइंड किया था, वो लिख दिया। इनको डिवाइड किया तो आंसर आया 0.02। अब उसने कहा मिली एम्पेयर्स में फाइंड करें। तो मिली एम्पेयर्स में फाइंड करने के 2 मेथड हैं। एक तो यह है कि मैंने ये 0 खुद से लगा दिया, पॉइंट के बाद 0 जितने मर्जी लगा दें, नंबर के एंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 2 के बाद जितने मर्जी 0 लगा दें। तो अब मैंने 0 खुद से लगाया, ये वाला 0 जो है। अब जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर पॉइंट को वैसे मूव करवाएं तो 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ती है हर नंबर के अक्रॉस। और जैसे हम उर्दू या कुरान पाक पढ़ते हैं राइट से लेफ्ट, पॉइंट को अगर वैसे मूव करवाएं तो 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ती है। ये आपने याद रखना है, कुरान पाक के लिहाज से पॉजिटिव और इंग्लिश के लिहाज से नेगेटिव में बढ़ती है। तो खैर ये पॉइंट इधर है, इसको इधर लेके जाएं 10⁻⁻1, इधर लेके जाएं 10⁻2, इधर लेके जाएं 10⁻3, तो हमारे पास आ गया पॉइंट आगे 20। यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि पॉइंट इधर पहुँच गया, और क्रॉस 10⁻³ लिख दिया। -3 मिली के बराबर होता है, तो 20 मिली एम्पेयर आ गया। अब ये तो इसका आसान तरीका है, लेकिन ये इसका टेक्निकल मेथड है, और इसमें यह है कि आपको MCQ सॉल्व करने में भी हेल्प मिल सकती है। तो आंसर आया था 0.02। अगर हमने मिली एम्पेयर से में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, -3 से डिवाइड भी करेंगे। अगर हमें फ़र्ज़ करें किलो एम्पेयर में कन्वर्ट करना होता है तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अगर माइक्रो एम्पेयर में कन्वर्ट करना होता -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 से डिवाइड करते हैं। प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब ये वाला -3 इसकी जगह पर तो मिली आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया। और ये नीचे वाला -3 ऊपर चला गया, +3 बन गया।
10⁻³ 1000 यानी 1000 के बराबर होता है, वो लिख दिया। 1000 को 0.02 से मल्टीप्लाई किया तो वो 20 बन गया, और ये वाला मिली एम्पेयर वैसे आ गया। तो इन दोनों में से मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करने का जो सा मेथड मर्जी आप अडॉप्ट कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको इजी लगता है जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक न्यूमेरिकल है वगैरह। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फिग। इस फिग से हमने जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स में से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है, वसूल किया जा रहा है। एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, और हर रेजिस्टर में से कितना करंट गुजर रहा है, पास कर रहा है, वो हमने फाइंड करना है। चार चीजें हमने फाइंड करनी, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट की, एक पूरा करंट इस सर्किट का, और तीसरी हर रेजिस्टर में से करंट की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। तो ये R1 और R2 पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि करंट यहाँ पर आई आ रहा है सोर्स से निकलकर, और यहाँ पर उसके दो हिस्से हो रहे हैं, इधर भी और इधर भी जा रहा है। इसमें से गुजरने वाला करंट I1, इसमें से गुजरने वाला I2। जहाँ पे करंट का पाथ डिवाइड हो जाए वहाँ पर रेजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं, तो ये दोनों पैरेलल में है, वैसे भी साइड बाय साइड सामने नजर आ रहे हैं। अब पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट फाइंड किया हमने, 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हमने लिख दिया। R1 की वैल्यू भी 6, R2 की भी 6, दोनों की जगह पर 6 लिख दिया। अब 6 एलसीएम आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया 1 + 1, ये तो आता ही होगा ना आपको। तो ये 2/6 बन गया, 1/R', इसकी वैल्यू 2/6 आ गई। R' की वैल्यू फाइंड करनी थी, उलट दिया, R'/1, और इधर बन गया 6/2। अब 6/2, 2 अंदर 2, 2 3 दा 6, यहाँ पर 3 आ गया। अब हमारे पास इन दोनों रेजिस्टर्स का, इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है वो 3 ओम है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी इधर। अब 3 ओम ये और 3 ओम ये जो इधर R3 के हैं, ये दोनों अब सीरीज में हैं। सीरीज में रेजिस्टर्स को सिंपली ऐड करते हैं, तो हमने लिखा RE इज इक्वल टू R' प्लस R3। R' कौन से वाला, R' ये वाला और R3 ये वाला, दोनों सीरीज में ऐड कर दिया। 3 + 3 6 ओम। अब आपके पास इस बैटरी का टोटल वोल्टेज भी दिया हुआ है, 6 वोल्ट है। ये गलती से यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 6 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा 6 वोल्ट, ये आप बुक से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 6 वोल्ट है। और इसकी टोटल जो रेजिस्टेंस है वो भी 6 ओम है। तो करंट कितना आएगा, करंट हम लिखेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, टोटल वोल्टेज बराबर है टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। RE हमें पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, V के डिवीजन में आ जाएगा। तो I बराबर आ गया V/RE। वोल्टेज की वैल्यू भी 6 है और RE की वैल्यू भी 6 है, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, 6 से 6 डिवाइड किया, 1 एम्पेयर आ गया। अब इस सर्किट में से टोटल घूमने वाला करंट जो है 1 एम्पेयर है। ये बात याद रखिएगा, जितना करंट किसी बैटरी से निकलता है 1 एम्पेयर निकल रहा है, तो इधर से आ भी कितना रहा होगा, 1 एम्पेयर ही आ रहा होगा। ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो उसके बाद है फिर हमने ये कहा कि अब दोबारा मैंने वही सर्किट ड्रॉ किया, इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम थी, वो लिख दी। R3 वैसे ही 3 था, वो लिख दिया। और हमारे पास वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है, यहाँ पर करेक्शन की हुई है, वो हमने लिख दी। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है क्रॉस R3। तो इस पूरे सर्किट का टोटल करंट हम फाइंड कर चुके हैं, वो 1 एम्पेयर आया है। करंट सीरीज कम्बिनेशन में सेम होता है, जितना इसमें से गुजरेगा इसमें से भी इतना ही गुजरेगा, तो टोटल करंट 1 एम्पेयर है। तो I R3 लिख दिया हमने, इसमें से गुजरने वाला करंट I और इसकी रेजिस्टेंस R3, तो हमने लिखा VBC। इसको BC क्यों कहा, इस पॉइंट को B कहा, इसको C कहा, हमने कहा VBC इज इक्वल टू I R3। अब I की जगह पर हमने क्या लिखा, I की वैल्यू 1 एम्पेयर थी, वो लिख दी। R3 की वैल्यू 3 है, वो लिख दी। तो ये हमारे पास VBC 3 वोल्ट आ गया। अब हमारे पास ये VBC वोल्ट भी आ गया 3 वोल्ट, और VB 6 वोल्ट है, ये हमें फाइंड करना है। आपको याद होगा सीरीज कम्बिनेशन में हमने पढ़ा था V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 रजिस्टर लगे हुए थे उस वक्त, यहाँ पे अब 2 हैं, तो V बराबर आ जाएगा VAB प्लस VBC, वही हमने किया। V इज इक्वल टू VAB प्लस VBC। V टोटल वोल्टेज है बैटरी की दी हुई है 6 वोल्ट, VBC अभी हम फाइंड करके हटे हैं,
3 वोल्ट, वो हमने लिख दी। VAB फाइंड करना है, ये 3 वोल्ट इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 6 वोल्ट में से ये 3 वोल्ट माइनस किया तो हमारे पास 3 वोल्ट आ गया। तो ये 3 वोल्ट आ गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1 और R2 के, R1 एंड R2 के। ये A और B टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट आया। अब A और B टर्मिनल के दरमियान 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर देखें तो पैरेलल में वोल्टेज वैसे ही सेम होती है। तो इसका मतलब इस R1 के क्रॉस में भी वोल्टेज 3 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके क्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के क्रॉस में सेम होता है। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर वाले टॉपिक में पढ़ा था। अब करंट थ्रू R1 उसका नाम है I1, तो I बराबर आ गया VAB ओवर R1। VAB ओवर R1 कैसे लिखा, इस R1 रेजिस्टर के क्रॉस में जो वोल्टेज है उसका नाम है VAB, इसमें गुजरने वाला करंट I1, इसकी रेजिस्टेंस R1, ओहम ला लगाया, I इक्वल टू V ओवर R होता है, तो V के साथ VAB लिख दिया और R1 लिख दिया। यहाँ पर VAB की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 3 वोल्ट है, और R1 की वैल्यू 6 है, तो 3 ओवर 6 हमारे पास 0.5 एम्पेयर आ गया। अब इसके साथ I2 हमने बिल्कुल ऐसे ही फाइंड किया, वो बराबर आ जाएगा VAB ओवर R2। VAB की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो 3 वोल्ट है, और R2 की वैल्यू 6 ओम है, तो 3 ओवर 6 ये 0.5 आ जाएगा। अब करंट थ्रू R3 में से गुजरने वाला करंट, इसके ये देखें ये वाला R3, इसमें से गुजरने वाला करंट वो टोटल करंट के बराबर होगा, या आप ये कह लें ये I1 0.5 आ रहा है इधर से, ये वाला I2 भी 0.5 आ रहा है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर 0.5 और 0.5 1 एम्पेयर हो जाएंगे। तो ये R3 में से गुजरने वाला करंट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 0.5 प्लस 0.5 ये 1 एम्पेयर हो जाएगा। या आप कह लें R3 में से गुजरने वाला करंट I3 है और वो सर्किट के टोटल करंट के बराबर है, तो ये 1 एम्पेयर ही रहेगा। क्यों टोटल करंट के बराबर है, क्योंकि अब पाथ करंट का एक ही है इस सर्किट के लिहाज से, तो सारे सर्किट में से करंट की वैल्यू सेम होगी। सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो इधर 1 एम्पेयर आया था, इधर भी 1 एम्पेयर होगा, इधर भी 1, यानी सारे सर्किट में कहीं पे भी आप फाइंड करें करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर आएगी। नीचे ये यहाँ पे साथ में जो है वो कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम हो रहा है, शायद आपको हथौड़े की आवाज़ें आ रही होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा ये है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। 13.4 है, 13.4 का मैंने क्वेश्चन लिखा, आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, मैं टेक्स्ट बुक खोल के इसका क्वेश्चन जो है वो रीड करता हूँ जी। इसमें 13.4 जो है इसकी स्टेटमेंट ये है, A rectangular bar of iron is 2 cm by 2 cm in cross section and 40 cm long. Calculate its resistance if the resistivity of the iron is 11 cross 10 raised to power minus 8 ohm meter. एक रेक्टेंगुलर बार है, बार मीन सलाख टाइप जो है वो चीज़, आपने पिलर तो देखा होगा इमारतों को जो है वो सहारा देने के लिए, एक तो होते हैं गोल पिलर और एक होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। इस तरह की शेप का एक जो है वो बार है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस 10⁻⁴ लिखा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, ऊपर जाकर -2 बन जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 1 डिवाइडेड बाय 10,000 लिखते हैं, या 10,000 को अब 10⁻+4 लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाएं तो ये -4 बन जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर था, हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁴ आ गया। सेंटीमीटर क्यूब होता तो -6 आता है यहाँ पर। खैर एरिया तो नहीं हो सकता सेंटीमीटर क्यूब, वैसे बता रहा हूँ। अच्छा, अब लेंथ इसकी जो है इस रेक्टेंगुलर बार की वो 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए या तो 100 से डिवाइड कर दें, 0.4 बन जाएगा, या क्रॉस 10⁻⁻² लिख दें, दोनों तरह कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी आयरन की 11 क्रॉस 10⁻⁸ ओहम मीटर है। हमें इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस रेक्टेंगुलर बार की, तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। R = ρl/A, ये इसका फॉर्मूला है। रो की जगह पर 11 क्रॉस 10⁻⁸ वो हमने लिख दिया,
एल की जगह पर 40 क्रॉस 10⁻⁻² वो लिख दिया, ओवर ए एरिया की जगह पर हमने 4 क्रॉस 10⁻⁻4 लिख दिया। तो इस सारे को सॉल्व किया तो ये 1.1 क्रॉस 10⁻⁴ ओहम, तो ये रेजिस्टेंस इसकी 1.1 क्रॉस 10⁻⁴ ओहम के जो है वो बराबर है। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, जिस तरह वो कहते हैं हलवा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मुहावरतन कह रहे हैं भी, वरना वो हलवे वाली टर्म तो पुरानी होगी। आपने सुना तो होगा कि वो एक लतीफ़ा है कि वो एक बाज़ार में जो है वो छापा पड़ता है, वो कोई मौलवी साहबान जो है वो वहाँ पर उनकी कोई गैदरिंग होती है, तो जब पुलिस का छापा पड़ता है कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, तो एक मौलवी साहब जो है फ़ौरन हलवाई की दुकान पे जो है ना वो हलवाई बन के खड़े हो जाते हैं। तो एक पुलिस वाला आकर पूछता है कि भाईजान आपने किसी मौलवी साहब को तो नहीं देखा? तो वो कहते हैं कि बाज़ इस तरफ को गए, बाज़ इस तरफ को गए। अब उसका आइन जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा करके वो बोल रहा था, उससे पुलिस वाले ने पहचान लिया और उन्होंने कहा बाज़ को तो छोड़ें, आप तो आए। उसको पकड़ के ले गए। तो खैर जी 13.5 द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 क्रॉस 10⁻⁴ ओहम। What is the resistance at 500 degree centigrade if the temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 क्रॉस 10⁻³ पर केल्विन। एक आयरन वायर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस 1 क्रॉस 10⁻⁴ ओहम है। अगर उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 5.2 क्रॉस 10⁻³ पर केल्विन हो, तो आप ये बताएं कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो हमने देखना है कि कितनी बढ़ जाएगी। T1 टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट केल्विन है। तो 0 डिग्री 0 + 273, हमारे पास 273 आ गया। सेकेंड टेम्परेचर जो दिया है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 500 + 273 लिखा, तो ये 773 केल्विन आ गया। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना है? T2 - T1, तो T2 773 था और T1 273, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 500 केल्विन आ गया। और ये बात याद रखिएगा बच्चों कि राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर जितना केल्विन स्केल में होता है, सेल्सियस स्केल के अंदर भी उतना ही होता है। तो देखें सेल्सियस स्केल में 500 -0 करें तो 500 ही आएगा, इधर 773 - 273 किया तो वो भी इतना ही आया। तो ये आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी। R0 जो है रेजिस्टेंस 0 डिग्री के ऊपर जो गिवन है 1 क्रॉस 10⁻⁴ ओहम है। अल्फा की वैल्यू 5.2 क्रॉस 10⁻³ पर केल्विन है। अब हमें फाइंड क्या करना? RT फाइंड करना है, तो RT हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अल्फा का हमने पढ़ा था RT - R0 डिवाइडेड बाय R0T। ये R0T इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अल्फा R0T इक्वल्स टू RT - R0। उसके बाद क्या होगा? नेगेटिव का R0 उठाकर इधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा R0 + अल्फा R0T। R0 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लें, मुश्तरक ले लें, इधर R0 लिख लिया, यहाँ पर 1 + अल्फा T, 1 + अल्फा T आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दें, आसान सी वैल्यूज हैं। वैल्यूज तो जो गिवन है ये वैल्यूज पुट करेंगे, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। R0 की वैल्यू गिवन है 1 क्रॉस 10⁻⁴, 1 ही आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू दी हुई है 5.2 क्रॉस 10⁻⁻3। टेम्परेचर हमने फाइंड किया 500, वो लिख दिया। 500 को आपने मल्टीप्लाई किया 5.2 क्रॉस 10⁻³ से, तो आपका आंसर आएगा 2.6। 2.6 में प्लस करें 1 को तो ये 3.6 हो जाएगा। 3.6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.6 ही आ जाएगा, क्रॉस 10⁻⁴ आ जाएगा ओहम्स में। तो ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप लोग जो है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और हमेशा सच बोलें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटों का अदब करें और उलमाए कराम की कदर करें, क्योंकि हदीस का मफ़हूम है
कि जो छोटों पर शफ़क़त, बड़ों का अदब और उलमा इकराम की कदर नहीं करता वो हम में से नहीं। तो और उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें। अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को, और उसके साथ साथ हर आदमी का, हर एक को अपने से बेहतर समझें, और इंसानियत जो है वो उसको सबसे नंबर 1 पे रखें। हमारा जो दीन है वो हमें इंसानियत का, पीस का, अमन का जो है वो सबक देता है। तो इसलिए सबका ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको जो है अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इंसानियत की भलाई के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।